तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। तो देखिएगा, हम लोग जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के उसको सिर्फ पढ़ते चलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए और पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग का रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है चुनाव क्यों। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में देखिएगा क्या दिया है कि उस दिन भीड़ इंतज़ार कर रही थी अपने नेता का कि वो आएंगे और अपने भाषण में क्या क्या कहेंगे, जिससे कि मतलब लोगों के लिए बारे में हम क्या अच्छा बात कहेंगे, हम लोग के मतलब भविष्य के बारे में आगे या ये कितने अच्छे अच्छे काम कराएंगे, तो जिससे हम लोग इन पर वोट दे सकें। तो कोई भी गाड़ी गुजरती थी तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में खड़े हो जाते। उन्हें लगता था कि हमारे नेता आ गए हैं, हम लोग के लिए बढ़िया सा कुछ घोषणा करेंगे। तो देखिएगा, यह नेता का नाम था श्री देवीलाल, जो हरियाणा के संघर्ष समिति के प्रमुख थे। उनको रात में भाषण देने वाले थे और उनकी उम्र कितनी थी तो 76 साल के वो हो गए थे। उनको थोड़ा भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक उनका काम चलता रहता था। तो 23 महीनों से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिएगा चुनाव में उन्होंने क्या लोगों के लिए घोषणा की। हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा का चुनाव होने वाला था और उस समय 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी पार्टी का क्या नाम बनाया, तो उनके पार्टी का नाम था लोकदल। और वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे चुनाव में। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान देवीलाल ने क्या कहा था कि अगर वो उनकी पार्टी जीत जाती है तो किसानों का और व्यापारियों का कर्जा माफ़ कर देंगे। वे जनता से वादा किए कि हमारा यह सरकार का बनते ही सबसे पहला काम होगा कि जो भी किसान है और छोटे व्यापारी है जिन्होंने लोन लिया होगा या कर्ज लिए होंगे उनको माफ़ किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। तो उसके बाद से ये चुनाव जीत जाते हैं। जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उससे लोग खुश नहीं थे, इसलिए देवीलाल जी ने जो वादा किया उसके तरफ आकर्षित होकर और उनको वोट देकर उनको विजय कर दिए, मतलब जमकर वोट दिए और वो जीत भी गए। 90 में से 76 पार्टी पर उनको जीत मिली थी। वे अकेले कितना सीट पे जीत दर्ज किए थे तो 60 सीट अकेले मिला था और मिल के स्पष्ट 16 सीट, तो 76 सीट लोकदल को मिला था। कांग्रेस के हाथ में कितना सीट सिर्फ मिला था तो 5 सीटें सिर्फ मिली थी। और उसके बाद से तत्कालीन देवीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने घोषणा की कि जो हम लोगों ने वादा किया था कि लोगों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, तो उस पर पहले काम किए। देखिएगा इसके बाद से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सरकार से एक आदेश जारी करके कहा कि छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का जो भी ऋण बकाया हो वो माफ़ कर दिया जाए। आगे देखिएगा, पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 ईस्वी में हुआ मतलब 1991 में। उसके बाद से लोगों का लोकदल को समर्थन नहीं मिला। फिर इसके बाद दोबारा कांग्रेस पार्टी को लोगों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया। तो देखिएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो आगे क्या होता है। इसमें कुछ दिया इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। यानी कि लोकतंत्र की चुनाव में जो जनता वोट देकर जिसको चुनते हैं अपने नेता को, तो हर बार वही नहीं रह सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता या जो लोग वोट देते हैं
तो अगर आप अच्छा काम इस बार नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान में नेता है, तो उनको लोग वोट से उनको सत्ता से उतार देती है। तो देखिएगा लिखा है कि चुनाव से वही बात कि सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। अगला बिंदु दिया है कि राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते। यानी कि लोकतंत्र देश में या अपने देश भारत देश में देख लीजिए कि जैसे भी चुनाव होता है, तो जो प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में जो शासक या नेता रहते हैं, तो उनको लोग वोट नहीं देकर जो विपक्षी पार्टी की सरकार रहती है उसको देकर सरकार बनाते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आगे वाला आएगा वो अच्छा काम करेगा, या ये इसने ये वादा किया है तो ये हम लोग के लिए सही है। चुनाव जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है। अगला बिंदु दिया है कि इस बिंदु से इस बिंदु से नहीं, इस चुनाव से मतलब हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली। अपनी पार्टी का चुनाव हारने के बाद जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें दिया है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से गलत, इसमें आप लोग को बताना है। जिसके आधार पर दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत फैसला नहीं हो सकता। तो देखिएगा इसमें से चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है, तो ये तो सही होगा। और दूसरा दिया है कि राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषण से प्रभावित होकर नहीं, वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे या मुख्यमंत्री पद उनको मिला था। अगला बिंदु देखिएगा क्या दिया है कि लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते हैं। हर शासक दल से नहीं, यानी कि किसी से नाराज रहते हैं या किसी को देकर, तो ये भी सही नहीं हो सकता। अगला दिया है कि चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अगला है इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली, तो ये भी सही है। अगला दिया है कि आर्थिक विकास में कैसे मदद मिली, मतलब लोगों को जो कर्ज माफ़ हुआ इसलिए। अगला है कि अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी फैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस्तीफा देने की ज़रूरत है तभी तो जो अगला जो चुनाव जीतकर लोक दल के शासक आए देवीलाल, मतलब नेता जो लोक दल के थे देवीलाल, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको इस्तीफा देने के हटने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आगे का अगला टॉपिक है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हमारे देश में या लोकतांत्रिक जो भी देश है, अगर चुनाव नहीं होगा तो वो शासक तानाशाही हो जाएगा या अपना लोगों के लिए या लोगों के पक्ष में काम नहीं करेगा। इसलिए चुनाव बहुत ही ज़रूरत है। इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या कहा है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित चुनाव होते हैं। देखिएगा कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जहाँ लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है। किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही ऐसा संभव है कि हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का सही समय और ज्ञान हो। यानी कि अगर चुनाव नहीं हो, लोकतंत्र की कल्पना करें कि सारे लोग एक साथ बैठे और मिलजुल कर फैसला ले कि बिना चुनाव का क्या लोगों का शासन संभव है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप हर किसी के पास टाइम नहीं है, तो किसी के पास उतना नॉलेज नहीं है कि अगर वो बैठ के देश के बारे में फैसला ले सके। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? जहाँ
प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। तो क्या हम ज़्यादा अनुभव ज्ञान है तो यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह बात मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। तो ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो क्या इस व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ लोकतांत्रिक देश हो ही नहीं सकता, यानी लोकतांत्रिक सरकार शासन कर ही नहीं सकती। यह हम कैसे पता करेंगे कि लोगों का उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? जब चुनाव आता है तो लोग विपक्षी पार्टी को वोट देकर उसको सत्ता में लाते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो वर्तमान में शासक कार्य कर रही थी या जो सत्ता में थी वो लोगों को पसंद नहीं था या वो लोगों के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने उसको हटा दिया। यह कैसे व्यवस्था करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद है वो अपने पदे पर न बने रहें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, अगर इच्छा हो तो उसे बदल भी दे। तो ऐसा तो अपने देश में भी होता है कि लोकतांत्रिक देश है कि हर 5 साल पे चुनाव होता है। अगर लोगों को पसंद नहीं आता है नेता तो दूसरे किसी को वोट देकर उसको सत्ता में लाते हैं। तो इसी व्यवस्था का नाम है चुनाव, कि चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपने पसंद का शासक चुन सके। अगर वो समय पर काम नहीं करता है तो उसको उस सत्ता से पद से हटा भी दे। हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। पहला दिया है इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये अपने लिए वे कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी जनता की बात कर रहे हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा बिंदु दिया है कि वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि लोकतांत्रिक देश में या अपने सही से शासन चलाने के लिए चुनाव कितना ज़रूरी है। अगर चुनाव नहीं होगा तो एक ही पार्टी के सरकार अगर सत्ता में रहती है तो लोगों के लिए कार्य नहीं करेगी या तानाशाही हो जाएगी। तो अगला टॉपिक देखिएगा क्या दिया है। चुनाव का लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक है या इस देश में जो नियम कानून है वो लोकतांत्रिक है। तो इसको आइए समझते हैं कि लोकतांत्रिक कई देशों में मतलब जो चुनाव कई तरह से हो सकते हैं और लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि गैर लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी प्रकार के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए इसे जांचने के लिए हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि लोकतांत्रिक चुनाव यहाँ हो रहा है इस देश में या ये देश लोकतांत्रिक है। हमें अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे। आइए हम वहाँ सीखे और लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी कि अपनी शासक चुनने का अधिकार हो। हर किसी को मताधिकार हो कि वो हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी कि हर किसी के वोट का वैल्यू एक समान हो और सब किसी को वोट देने का अधिकार हो। अगला दिया है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, कि हमें इस पार्टी के नेता पसंद है तो हम इसी को वोट देंगे, इस पार्टी के नेता अच्छे नहीं है तो हम इनको वोट नहीं देंगे।
इस तरह से कई ठो पार्टियां होगी तो लोगों के पास विकल्प होगा। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने के लिए आज़ादी होगी। जिसको भी उसमें इच्छा हो कि हम चुनाव लड़ेंगे या अपने शासक की सत्ता में आएंगे और जनता की सेवा करेंगे, तो उनको चुनाव लड़ने की आज़ादी हो। वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। अगला दिया है तीसरा कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि उसका टाइम निश्चित होगी। इतने साल बाद चुनाव होगा। चुनाव में कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए नए चुनाव। चौथा दिया है कि लोकतंत्र में मतलब लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि ईवीएम हैक हो जाए या लोगों का फर्जी वोट पड़ जाए, जिसको लोग जनता वोट दिए वो सरकार बने ही नहीं, कोई और सरकार बन जाए जिसके पास पैसा हो, जो भ्रष्ट हो। अगला देखिएगा, पांचवा दिया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार न हो कि लोग पैसे से वोट खरीद रहे हैं या फर्जी वोट पर दे रहे हैं। जो जनता जिसको चुन रही है उसको वो व्यक्ति सत्ता में आ ही नहीं रहा है। तो देखिएगा क्या कहा है कि ये शर्तें बहुत आसान है और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस चैप्टर में हम लोग अनेक देशों के चुनाव के बारे में भी लागू करने की कोशिश करेंगे कि किस देश में लोकतांत्रिक है, कौन सा देश में चुनाव होता है तो वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। अगर ये शर्तें लागू करके जिस देश पे लागू होता है वो लोकतांत्रिक होगा। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? अगला हेडिंग है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। तो हमारे चुनाव के लिए या लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम अगर कोई सामान लेने गए दुकान पे, अगर वो दुकानदार हम लोग को अच्छा सामान नहीं दे रहा है तो हमारे पास विकल्प होगा कि दूसरे जगह जाके हम लोग, अगर उसके पास बगल में दूसरा दुकान होगा तो वो उससे अच्छी चीज़ देगा जिससे हम लोग उसके पास से ले लेंगे। तो दोनों के पास जब प्रतिद्वंद्विता रहेगी कि हमारी चीज़ अच्छी होगी तो लोग खरीदेंगे। तो इससे हम लोग को ऐसे ही चुनाव में अगर नेता एक अच्छा काम करता है तो दूसरा भी सोचेगा हम इससे अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको सत्ता में लाएंगे। तो इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। अगला देखिएगा कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई प्रकार का रूप ले सकती है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्र में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगी, इसलिए चुनाव के लिए प्रतिद्वंद्विता भी अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं। इससे हर बस्ती और हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे एक ही घर में अगर लोग कई सारे हैं तो उसमें से दो पार्टी को मानने वाले अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे कुछ नुकसान भी है, निगेटिव भी है, नकारात्मक। जैसे कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का दबाव सही किस्म का दीर्घकालीन राजनीति पनपने नहीं देता है। जैसे कि जो समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इसी कारणों से अच्छे लोग भी चुनाव मुकाबले में नहीं आते हैं। क्या इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता? इसलिए हमारा समाज जो संविधान निर्माता थे इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य में नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि दीर्घकालीन रूप ही से यही
व्यवस्था बेहतर है। यानी कि अगर ज़्यादा दिन तक एक ही शासक सत्ता में रहे तो वो नुकसानदायक हो सकती है, मतलब अच्छा काम नहीं कर सकती। वो सोचेगा कि अभी हमको तो अभी 20 साल सत्ता में रहना है, तो हम जैसी मर्जी वैसे चला सकते हैं। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों के हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं के अन्य पेशों से लोगों को आगे बढ़ने, कोई आता है अपना कैरियर बढ़ाने के लिए कि हम ज़्यादा पैसा इसमें कमा लेंगे। कोई सोचता है कि हमेशा मैं सत्ता में ही रहे, हमारी कुर्सी हमसे नहीं छीनी। इसके अंदर लोगों की करने की, सेवा करने की भावना, और सिर्फ इस भावना के भर इसे छोड़ना जोखिम चीज़ है। उनके अंदर मदद की भी भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि कैसे काम किया जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो लोगों की ज़रूरत है या स्थानीय स्थितियों से मिल न बैठे। ऐसी स्थिति में हम वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? ये एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाता है। दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले, और जो ऐसा नहीं करे उसको दंड में मिले। तो पुरस्कार और दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा जवाब है लोग करते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो उसमें जो नेता वर्तमान में रहता है और अच्छा काम नहीं किया रहता है तो लोग उसको वोट नहीं देते हैं। तो ये उसके लिए एक सज़ा के रूप में है, वो सत्ता से हट जाता है। चुनावी प्रतिनिधित्व का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर लोगों की इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनकी लोकप्रियता घट जाएगी। यानी कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, लोगों के इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाएंगे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी चुनाव में, अगले चुनाव में। इसलिए वो मतदाताओं को संतुष्ट करने में अगर असफल रहते हैं, तो अगर वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो चुनाव अगला नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई हो, तभी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ न कुछ वास्तविक ढंग से बाजार में काम करने की भलाई सोचता है। देखिएगा, दिया है कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले भी संभव है कि कुछ मतभेद पनपे, लोगों से आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर कुछ लोगों की काम नहीं करेंगे तो जनता हम लोग को नहीं देगी और हम लोग अगले चुनाव में हार जाएंगे। तो अगर कोई नेता लोगों की सेवा नहीं भी करना चाहता है तभी मजबूरन उससे सेवा करना पड़ता है, या लोगों के हित में कोई कुछ अच्छा काम करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का टॉपिक कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर आप TRE 4 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू।